हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आप सभी का प्यारा सा वेलकम। कंपनी लॉ की 8वीं क्लास में आज हम समझने जा रहे हैं डिविडेंड क्या होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी फ्रेंड्स, हर एक टर्म की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी। आज फिर से, क्योंकि आज पूरा टॉपिक जो है डिविडेंड के ऊपर है। सेक्शन 2 का सब क्लोज 35 टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड। क्या होता है डिविडेंड? तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो डिविडेंड का मतलब होता है जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड के अंदर इंक्लूड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड भी होता है, फाइनल डिविडेंड भी होता है, बोनस भी होता है, या फिर स्पेशल डिविडेंड भी होता है। ये सब मिलके क्या होते हैं? डिविडेंड होते हैं। या फिर हम कहें कि कोई ऐसा सम पेबल टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जब भी कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा उसका जो भी सम पेबल किया जाएगा कंपनी के शेयर होल्डर को, दैट इज कम्स अंडर दी डिविडेंड। ठीक है। लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई डिविडेंड दिया जा रहा है तो वो जो है मतलब इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई सम दिया जा रहा है, कोई मनी दी जा रही है शेयर होल्डर को, तो वो डिविडेंड के अंदर नहीं आएगा। अब फ्रेंड्स समझिए, अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह के डिविडेंड दे रखे हैं। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, जो फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने से पहले शेयर होल्डर को दिया जाता है, दैट इज इंटरिम। एंड सेकंड थिंग दैट इज फाइनल। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है जो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ और टाइप के भी यहाँ पर डिविडेंड दे रखे हैं, जैसे स्पेशल हो गया, बोनस हो गया, राइट डिविडेंड हो गया, स्वेट इक्विटी डिविडेंड। इन सबके साथ डिविडेंड मेंशन कर लीजिएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि मैं आपको क्लास में अच्छे से हर एक टर्म को समझा पाऊँ। फ्रेंड, जो भी स्पेशल है, स्पेशल का मतलब है कि कोई भी शेयर होल्डर का राइट है, उसके एडिशन में अगर उसे कोई डिविडेंड दिया जा रहा है वो स्पेशल कहलाएगा। बोनस कब दिया जा रहा है? कोई भी फेस्टिवल है या कभी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कंपनी अपनी खुशी से अगर अपने शेयर होल्डर को देना चाह रही है तो वो बोनस होगा। साथ ही साथ राइट का मतलब है कि जिस पर्सन का राइट है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके ये वाले जो डिविडेंड है ये उसको उन एडिशन में मिलेंगे, यानी शेयर होल्डर का जितने डिविडेंड का राइट है अकॉर्डिंग टू शेयर कैपिटल, तो वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ये कुछ स्पेशल टाइप्स के डिविडेंड भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर स्वेट इक्विटी डिविडेंड का मतलब होता है फ्रेंड, जब कोई भी एम्प्लॉय के हार्ड वर्क की वजह से अगर कंपनी उसको डिविडेंड देना चाहती है तो ये जो उसका राइट है डिविडेंड का ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसे स्वेट इक्विटी डिविडेंड भी दिया जाएगा। ये थी फ्रेंड्स सेक्शन 2 के सब क्लोज 35 अबाउट द डिविडेंड, उसके टाइप्स और ये सब उनके डिफाइन किया गया। अब आइए सेक्शन 123, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिविडेंड वाले टॉपिक में। देखिए सेक्शन 123 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो फ्रेंड डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा ओनली बाय अ जनरल मीटिंग होगा, यानी जब भी जनरल मीटिंग की जाएगी उस टाइम पे क्या किया जाएगा? डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है। और ये भी डिक्लेयर किया जाएगा कि ये आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी सबसे पहले देखो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कहाँ किया जाएगा? जनरल मीटिंग में डिक्लेयर किया जाएगा कि एम्प्लॉयज को डिविडेंड देना है। ठीक है, ये जनरल मीटिंग में हो जाएगा। सोर्स की बात करें तो फ्रेंड जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इनका जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से क्या दिया जाएगा? डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर मान लो सेक्शन 123 का सब क्लोज 2 ये कह रहा है अगर मान लो ये सोर्स ही ना हुआ तो कहां से दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से दिया जाएगा। अब समझिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है फ्रेंड्स? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट अर्न करती है, जब भी कंपनी कोई भी प्रॉफिट को अर्न करती है तो वहां पर उसके साथ साथ कुछ फ्री रिजर्व में पैसा भी रखती है। ठीक है। यानी मान लो कंपनी ने, मान लो कोई भी जो प्रॉफिट हुआ उसने जिसको डिविडेंड देना था वो दे दिया, या किसी की पेमेंट करनी थी वो दे दी, या कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस थे उसने वो फुलफिल कर दिए। उसके बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचता है उसको फ्री रिजर्व में रखा जाता है, ताकि जब कंपनी के पास सोर्स ऑफ डिविडेंड ना हो तो उस फ्री रिजर्व में से क्या किया जाए? उस डिविडेंड को पे किया जाए। समझ में आ गई? सेक्शन 123 का सब प्लस 2 ये कहता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाता है प्रीवियस ईयर में उसमें से सब कुछ पे करने के बाद कुछ हिस्सा फ्री रिजर्व में जो है डाल दिया जाता है, उसमें से ये दिया जाता है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जो हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल जो होती है उसको भी इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि जितनी शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर कैपिटल जो फ्री रिजर्व में रखी जाएगी वो 15% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी मिनिमम आपको 15% शेयर कैपिटल तो रखनी ही रखनी है। कहां पर?
फ्री रिजर्व में मिनिमम 50% शेयर कैपिटल आपको फ्री रिजर्व में रखनी है। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा उसमें से आप डिविडेंड को पे कर देंगे। इंटरिम क्या होता है मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ये हो चुका है डिस्कस। अब आइए सेक्शन 123 का सब क्लॉज 4 हमें बस बात करता है कि डिपोजिशन कैसे होगा इसका डिविडेंड का। ठीक है, तो अगर हम डिपोजिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो यहां पर दे रखा है कि कंपनी क्या करेगी जिस दिन से डिक्लेयर करेगी डिविडेंड को, जिस दिन से डिक्लेयर हो जाएगा डिविडेंड, डिक्लेयर से लेकर 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देगी, डिविडेंड पे करेगी। 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, डिपॉजिट करेगी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में। किस चीज के लिए, जिन लोगों को डिविडेंड देना है उसके 5 डिक्लेरेशन के 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी क्या कर देगी, उसको डिपॉजिट कर देगी एक सेपरेट बैंक में। सेपरेट बैंक में क्यों करेगी फ्रेंड्स, ताकि ये पैसा याद रहे कि ये पैसा सिर्फ डिविडेंड के लिए है, इसमें से सिर्फ डिविडेंड पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 का सब क्लॉज 4 डिपोजिशन हो जाएगा एक सेपरेट बैंक में। अब 123 का सब क्लॉज 5 जो है ये हमें ये बताता है कि पेमेंट कैसे होगी डिविडेंड की। डिविडेंड की पेमेंट के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमने सेपरेट अकाउंट में पैसा डाला, ऐसे मतलब सेपरेट अकाउंट में जो भी हमने पैसा डाला उसके 30 डेज के अंदर अंदर, डिक्लेरेशन के 5 डेज के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट में पैसा डालेंगे। सेपरेट अकाउंट में डालने के बाद 30 डेज के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, जो भी शेयर होल्डर है उनको पे करेंगे, जो भी शेयर होल्डर है उनको पे करेंगे, और जिन जिनको पे कर दिया है उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे। समझ में आ गई। 123 सब क्लोज 5 पेमेंट। पेमेंट का मतलब है जैसे ही सेपरेट अकाउंट में पैसा गया उसे 30 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर को पे करेंगे, साथ ही साथ उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करेंगे कि किस किस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है पे कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन 123 का सब क्लोज 6, ये हमें कहता है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करेगी, यानी ये डिविडेंड की डिक्लेरेशन पे प्रोहिबिशन लगाता है कि कोई भी कंपनी, नो कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड। किस लिए, नो कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड रिगार्डिंग सेक्शन 73 एंड 74। अब क्या कहता है ये सेक्शन 73 एंड 74, ये कहता है कि जहां पर पेमेंट जो है, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, कह रहा है कि नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड, अगर वो फेल हो जाती है कंप्लीट द सेक्शन 73 एंड 74 की जो भी टर्म्स है, कंडीशन है, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोविजन है, अगर उनको फुलफिल करने में कंपनी फेल हो जाती है अंडर सेक्शन 73 एंड 74, तो यहाँ पर प्रोहिबिशन लगाई जाती है कि ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी। अब सेक्शन 73 और 74 रिलेटिंग टू है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय इट, यानी कंपनी ने ऑलरेडी किसी से डिपॉजिट ले रखा था लेकिन कंपनी ने उसकी तो पेमेंट करी नहीं और क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट को बांटने चल रही है। तो ऐसा नहीं होगा, पहले कंपनी के पास जो भी डिपॉजिट है उनकी रीपेमेंट करेगी, फिर कंपनी के पास पैसा है तो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, और डिविडेंड क्या करेगी, फिर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये था हमारा सेक्शन 123, उसके सारे क्लॉज 1 बाय 1। अब आइए सेक्शन 124 पे, टॉकिंग अबाउट अनपेड अनक्लेम डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है सेक्शन 24, ये कहता है कि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, हमने आपको बताया कि सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा, सेपरेट अकाउंट में जाएगा। अब सेपरेट अकाउंट में जब रख दिया जाएगा डिविडेंड का पैसा, तो उससे 5 डेज के अंदर अंदर किसको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को दिया जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर को ना देने के बाद में अगर सभी शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया जाता तो कुछ पैसा अनपेड रह जाता है, या फिर हो सकता है किसी ने क्लेम ही ना किया हो, तो क्या करेंगे फ्रेंड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर अंदर, इसके बाद देखिए सबसे पहले क्या होगा, डिविडेंड देखिए डिक्लेयर हुआ, ठीक है, डिक्लेयर के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, शेयर होल्डर को देंगे। लेकिन जो शेयर होल्डर अनपेड है जिनका, या फिर जिन्होंने क्लेम ही नहीं किया, फिर हम क्या करेंगे, उसको एक सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे। सेपरेट अकाउंट कौन सा होगा, जो भी शेड्यूल किया गया होगा कंपनी में कि अगर मान लो अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड हमारे पास बचा तो हम उसको इस अकाउंट में डालेंगे, वो शेड्यूल अकाउंट में हम क्या करेंगे, उस पैसे को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ फिर दे रखा है कि विद इन 90 डेज हम स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करेंगे। जैसे अनपेड जो रहेगा, यहाँ पे जो डिविडेंड अनपेड होगा या अनक्लेम्ड होगा, 90 डेज तक हम देखेंगे, उसके बाद हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि कौन क्या नेम है, क्या एड्रेस है, मतलब किस पर्सन का जो है यहाँ पर डिविडेंड रह रहा है कंपनी के पास, किस शेयर होल्डर का डिविडेंड है, और उसको कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल दिया जाएगा, ताकि अगर कोई पर्सन जो है अनअवेयर है इस फैक्ट से कि कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो देखकर खुद से क्लेम कर ले।
ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए इंटरेस्ट ऑन डिले। ये तो था अगर शेयर होल्डर का अनपेड रह गया या उसने क्लेम ही नहीं किया, लेकिन मान लो अगर कंपनी ने ही डिफॉल्ट किया, अगर कंपनी ने ही डिले किया, सेक्शन 124 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कंपनी ने ही डिले किया किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से, तो यहां पर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 12% पर एनम उस डिविडेंड के ऊपर, जितना डिविडेंड जो है अनपेड है, कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से शेयर होल्डर को नहीं मिला, तो 12% पर एनम जो है इंटरेस्ट कंपनी उस शेयर होल्डर को पे करेगी। जो भी बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट है उस मेंबर को दिया जाएगा जितना डिविडेंड है उसके प्रपोर्शन में, यानी जितना डिविडेंड है उसके अनुपात में 12% पर एनम उसको जो है पेनल्टी लगेगी। और साथ ही साथ कंपनी क्या करेगी, 7 साल तक, पहली बात तो वो पे करेगी 12% पर एनम, साथ ही साथ यहाँ पर दे रखा है कि 7 इयर्स तक कंपनी उस डिविडेंड को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, अपने पास रिजर्व रखेगी, सेव रखेगी। 7 साल तक कंपनी उसको जो है अपने पास रखेगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी। अगर 7 साल तक उसके डिफॉल्ट की वजह से रह जाता है या पर्सन ने क्लेम नहीं किया तो वो 7 साल के अंदर क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर 7 साल के बाद भी पर्सन नहीं आया तो ये सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, सेक्शन 125 में। 125 का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, सेक्शन 125 में ये सारा पैसा आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर है कि अगर डिविडेंड इज क्लेम्ड, अगर मान लो क्लेम नहीं किया 7 साल के अंदर, तो वो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अगर क्लेम कर लिया, ठीक है, तो क्लेम कर लिया तो यहां पर क्या कर लिया जाएगा, उस पर्सन को दे दिया जाएगा। और एक रेलिवेंट फैक्ट जो ये है फ्रेंड, 7 साल के टाइम के लिए कंपनी ने पर्सन का पैसा जो है डिविडेंड जो है रिजर्व किया अपने पास। और अगर 7 साल तक एम्प्लॉय क्लेम नहीं करता तो उसके जितने भी शेयर हैं उसको भी कहां डाल दिया जाएगा, सेक्शन 125 के अंदर, उसके शेयर भी सेक्शन 125 के अंदर डाल दिए जाएंगे। लेकिन अगर उसने क्लेम कर लिया तो उसको डिविडेंड दे दिया जाएगा और शेयर फिर IEPF में जहां पर ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है। अब समझिए सेक्शन 125 क्या कहता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या करती है, यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर है उनके हितों की रक्षा करती है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स ऑफ IEPF क्या है, अब देखिए जो यहाँ पर हमने लिखा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इसमें पैसा कहाँ से आएगा, एक तो हमने बताया जो भी डिविडेंड अनपेड है अनक्लेम्ड है वहां से आएगा। दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी को कोई भी ग्रांट देती है वो भी कहाँ जाएगा, यानी यहाँ लिख दो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो भी कहाँ जाएगा, सेक्शन 125 के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है कोई दान देता है, डोनेशन देता है, वो भी कहाँ जाएगा, IEPF के अंदर। लास्ट यहाँ पर दे रखा है कि भाई अनपेड डिविडेंड का अमाउंट जो ट्रांसफर किया जाएगा वो भी इसके अंदर आएगा। या अदर किसी भी मैनर से अगर कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको 125 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इस पैसे को यूटिलाइज कहाँ किया जाएगा, अभी ये तो है नहीं फंड इकट्ठा करके आप उसका करेंगे क्या, कहीं तो यूज भी करेंगे। तो इस पैसे को आप 125 के अंदर यूटिलाइज करेंगे। किस किस चीज में, भाई देखो जो अनक्लेम डिविडेंड था वो अगर मांगने आया तो उसको, अगर उसने मान लो एप्लीकेशन फाइल की कि वो अपने राइट को जो है एग्जीक्यूट कराना चाहता है तो उसको पे कर दिया जाएगा। दूसरी बात, कोई भी मैच्योर डिपॉजिट है, मतलब किसी को कंपनी ने पैसा देना था वो मैच्योर्ड हो गया, वो दे दिया जाएगा। ओवरऑल कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो इसमें से पे कर दिए जाएंगे। सारे एक्सपेंसेस नहीं, कुछ एक एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सडन है या मैच्योर होने वाले हैं या अपकमिंग है, वो सब इसमें से पे कर दिए जाएंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट हो गया, रीइंबर्समेंट करनी है कोई लीगल एक्सपेंसेस की, या फिर कोई भी इंसिडेंटल पर्सन, ये है सबसे रेलिवेंट वर्ड इंसिडेंटल पर्सन, यानी पर्पस आकस्मिक आए हुए खर्चों को कंपनी सेक्शन 125 के IEPF में से क्या करेगी, पे करेगी। समझ में आ गई इतनी बात। अब आ जाइए यहाँ पर सेक्शन 126, ये कहता है राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ शेयर। अब इसके बारे में समझिए। देखो सेक्शन 125 की जो हेडिंग है ना वो हमें कहता है कि राइट ऑफ डिविडेंड, शेयर, बोनस टू बी हेल्ड इन एबियंस पेंडिंग, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। कहता है कि जो भी शेयर होल्डर का राइट है, डिविडेंड का है, शेयर का है, या कोई भी बोनस का अगर राइट है, अगर उसको पेंडिंग किया गया कंपनी के साथ, एबियंस यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है, एबियंस का मतलब होता है कीप होल्ड पर रखा गया। इनको जो पैसा देना था, जो इनका राइट था, अगर उसको होल्ड पर रखा गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन इनका पेंडिंग है तो कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट में,
जब तक कि रजिस्टर होल्डर ऑथराइज ना हो पेमेंट टू ट्रांसफरी और राइट शेयर। और देखो यहां पर कह रहा है कि जैसे ही शेयर ट्रांसफर हुए, ठीक है, देखिए सेक्शन 126 के अंदर कह रहा है कि राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ शेयर को कब होल्ड पर रखा जाएगा। फ्रेंड मान लो किसी शेयर होल्डर ने अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए, सपोज एक पर्सन है उसने अपने शेयर बी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब इस दौरान क्या हुआ, जब बी को ट्रांसफर करेगा तो बी के नाम का रजिस्ट्रेशन भी होगा कंपनी के अंदर, क्योंकि अब बी शेयर होल्डर बन गया। लेकिन फ्रेंड्स उस ट्रांसफर के दौरान अभी तक कंपनी ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड या बोनस जो है डिक्लेयर कर दिया। तो उस शेयर को, उस डिविडेंड को क्या करेगी कंपनी, तब तक होल्ड पर रखेगी जब तक उस नए शेयर होल्डर का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, जब तक ए को इन्फॉर्म ना कर दिया जाए कि आपके लिए जो है ये डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और आप चाहें तो अब ये नए शेयर होल्डर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद। तब तक उस राइट ऑफ डिविडेंड को, राइट ऑफ शेयर को कंपनी क्या करेगी, पेंडिंग रखेगी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के केस में, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के केस में। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। यही था मोटिव सेक्शन 126 का। अब आ जाइए सेक्शन 127। फ्रेंड्स सेक्शन 127 हमें किस बारे में बताता है, पनिशमेंट में बताता है। देखिए कंपनीज एक्ट में हमने ये तो सीखा कि जितने भी प्रोविजन है आपको उनका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में चलना पड़ेगा। जब जब रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के पास, रजिस्ट्रार के पास हर एक डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा। यदि आप कोई भी प्रोसीजर, कोई भी मैनर को फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी। तो आप डिविडेंड के केस में सेक्शन 127 डिफाइन करता है पेनल्टी को। सबसे पहली बात यहाँ पर कहता है कि जैसे ही डिक्लेयर हुआ डिविडेंड 5 दिन के अंदर कहाँ जाएगा, सेपरेट बैंक अकाउंट में जाएगा। 30 डेज के अंदर कहाँ जाएगा, शेयर होल्डर को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद अब उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, अगर आप ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। इसके कंसीक्वेंसेस हैं कि अगर डायरेक्टर मान लो जानबूझकर कोई भी डिफॉल्ट करता है, यहाँ पर देखिए मेंशन है अगर डायरेक्टर डिफॉल्ट करता है, कंपनीज एक्ट के प्रोसीजर को फॉलो करने में अगर डायरेक्टर डिफॉल्ट करता है तो यहाँ पर डायरेक्टर को 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट लगाई जाएगी, यानी 2 साल का कारावास लगाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 1000 रुपीज पर डे का फाइन होगा जब तक कि वो डिफॉल्ट जो है खत्म ना हो जाए, जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। पेनल्टी जो 1000 रुपीज पर डे है वो भी कंटिन्यू रहेगी। साथ ही साथ 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट भी लगाई जाएगी। और दूसरे जो यहाँ पर देखा, ये तो है डायरेक्टर के लिए पेनल्टी। फ्रेंड्स ये भी ध्यान देखिए, सबसे पहली बार यहाँ पर डायरेक्टर के लिए पेनल्टी आई है, अदरवाइज कंपनी और ऑफिसर की बात की जाती है। और दूसरी पेनल्टी यहाँ पर कंपनी के लिए है कि अगर कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो 18% पर एनम क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, उसको इंटरेस्ट पे करेगी। समझ में आ गई, 18% पर एनम कंपनी जो है वहां पर इंटरेस्ट पे करेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स उस यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं कि किन केसेस में कंपनी को इस पेनल्टी से इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कंपनी को एग्जम्प्ट किया जाएगा इस पेनल्टी से। अगर मान लो पेमेंट जो है, यानी यहाँ पर क्या है, डिविडेंड में पेमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की है। लेकिन अगर कंपनी डिफॉल्ट नहीं करती, पेमेंट को अगर लॉ ने प्रिवेंट किया है तो कंपनी की यहाँ कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, अगर लॉ ने प्रिवेंट किया है। दूसरी बात यहाँ पर अगर शेयर होल्डर ही जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, उसको कंप्लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। थर्ड, यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है इनके बीच में, जब तक डिस्प्यूट खत्म नहीं होगा तो कंपनी क्या ही कर सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी डिविडेंड एडजस्ट किया जाएगा अगेंस्ट शेयर होल्डर के, तो अगर एडजस्ट किया जाएगा तो वो पे भी किया जाएगा। इस केस में कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। फ्रेंड्स ये था हमारा डिविडेंड का टॉपिक। कंपनीज एक्ट की 19th क्लास थी ये। विद इन 5-6 डेज हम लोग क्या करेंगे, इस कंपनीज एक्ट को खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सजेशन मेरा ये है फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैंने एक चार्ट बुक शेयर कराई थी मेरे एक फ्रेंड के जरिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे अनेबल थी शेयर के लिए भी और क्रॉस चेकिंग के लिए भी। लेकिन फ्रेंड जब मैं उसको पढ़ रही हूँ तो उसके अंदर माइनर सी करेक्शन है, माइनर सी ही है। येट आई सजेस्ट यू कि आप उसको रेफर ना करें। जो भी मैं क्लासेस ले रही हूँ उसके कीवर्ड को नोट कीजिए, उसी से नोट्स बनाइए। गलत करने से अच्छा है आप साथ साथ देखकर अपने हाथों से बनाइए, आपको याद भी रहेगा और मिस्टेक का कोई भी चांस नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।